नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल तक हम जो है चैप्टर 1 और 2 को पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने। अब आज हम लोग जो है चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम लोग जो है चैप्टर 3 को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाना है, किस टॉपिक मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे प्रश्न में एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी के बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का जो है हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर 3 है, ठीक है। आज जो है हम लोग चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का क्या नाम है? एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 3 का नाम है अपवाह तंत्र। क्या है? अपवाह तंत्र है चैप्टर 3 का नाम है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए कि एनसीईआरटी के चैप्टर 3 का नाम जो है अपवाह तंत्र है ना। तो आज जो है हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में शुरू करते हैं। तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। मतलब अपवाह जो शब्द है वह किसके बारे में बताता है? नदी तंत्र के बारे में बताता है ना। तो ये चीज आप याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आप लोगों से पूछे अपवाह तंत्र किसे कहते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अपवाह मतलब क्या होता है। अपवाह एक तो होता है कि जो झूठी खबर है जिसको फैलाया जाता है उसको भी अपवाह कहते हैं। तो अपवाह तंत्र, जहां अपवाह शब्द है, अपवाह शब्द का लेना देना यहाँ पे जो है तंत्र, अपवाह तंत्र का लेना देना नदी से है। अपवाह का संबंध जो है नदी से है, ठीक है। देखिए अपवाह तंत्र जहां लिखा रहे वहां समझ लीजिए आप नदी से संबंधित है, ठीक है। तो भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, एटलस तो आप लोगों ने लिया हुआ है, तो उसमें देखिए आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकार एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। मतलब कि जो है विभिन्न दिशाओं से, आप एटलस में देखेंगे तो विभिन्न भारत में विभिन्न धाराओं से जो है अगर छोटी छोटी नदियां मिल चलती हैं और एक मुख्य नदी में मिल जाती हैं। जैसे कि बहुत सारी नदियां जो आके गंगा में मिलती हैं, फिर सिंधु में भी मिलती हैं, फिर ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं जो आके मिलती हैं। अंततः बड़ी वाली नदियां भी जो है वह आके कहाँ मिल जाती है? इसका जो है निकाय किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील हो गई या कोई बड़ी झील या समुद्र महासागर हो गए, तो इन सब में जो है आकर मिल जाती हैं। वो भी बड़े जो नदियां होती हैं बड़ी, वो भी किसी बड़े जलाशय में आकर मिल जाती हैं। एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। मतलब कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। इसको नोट्स में नोट कर लीजिए, अपवाह द्रोणी किसे कहा जाता है? अपवाह द्रोणी जो है एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है ना। तो अपवाह द्रोणी इसे ही कहा जाता है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एक चित्र हम लोगों को दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? जल विभाजक का। ये जल विभाजक का एक चित्र है, तो आप लोग देख लीजिए जल विभाजक का। ये धारा बी, धारा आ, है ना। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्या। ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत तथा उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। मतलब कि ऊंचा क्षेत्र जैसे कि मतलब कोई ऊंचा से पर्वत या ऊंची भूमि हो तो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी, मतलब जो पड़ोसी जो हैं उनको अलग करता है, तो एक दूसरे को अलग करती। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ऐसे पूछो जल विभाजक किसे कहते हैं। अब यहाँ पे बात आई कि जल विभाजक किसे कहते हैं, तो जो है ऐसे प्रश्न आपके मान लो बन जाए। ये नोट पॉइंट नोट्स में आप लोग नोट कर लीजिएगा और ऊपर भी जो इंपॉर्टेंट बताया था उसको भी नोट्स में नोट कर लेना है ना। तो यहाँ पे देखिए अब ऐसे जल विभाजक किसे कहते हैं आपका, तो जल विभाजक जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों का एक दूसरे से अलग करती है। मतलब कि जो दो पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे से अलग करती हैं, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं ना। तो याद रखिएगा जल विभाजक मतलब कि जो पर्वत श्रेणियां ऊंची हैं वो जो है दो मतलब कि दो क्षेत्र को अलग करती हैं, दो द्रोणियों को, तो उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे
विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। मतलब कि विश्व की जो है सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन, वो है अमेजन नदी, है ना। तो इसको भी नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ भारत की किस नदी को अपवाह द्रोणी है सबसे बड़ी, मतलब भारत की किस नदी को अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो है पक्का कमेंट में आप लोग जरूर इस पॉइंट को बताइएगा, है ना। अब चलिए देखते हैं आगे हम लोग, आगे क्या दिया है, अपवाह तंत्र। यहाँ पे दिया हुआ है अपवाह तंत्र, क्या दिया हुआ है, अपवाह तंत्र के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि अपवाह तंत्र किसको कहते हैं। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। मतलब भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण जो है, मतलब भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः किससे होता है, तो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है ना, ये याद रखिएगा। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे पहले तो भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, तो इसको हेडिंग डाल के आप नोट कर लीजिए। भारत के अपवाह तंत्र का मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। मतलब भारत का अपवाह तंत्र जो है भौगोलिक आकृतियों के द्वारा ये होता है। इस पर प्रकार, मतलब इस आधार पर भारतीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। भारतीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। ऐसे प्रश्न में भारतीय नदियों को जो है भौगोलिक आधार पर भारतीय नदियों को कितने भागों में, ऐसे प्रश्न बनेगा आपका। भौगोलिक आधार पर भारतीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो भौगोलिक आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। वो नदियां दो कौन कौन सी हैं, पहली हिमालय की नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। कौन कौन सी, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो ये जो है भौगोलिक आधार पर दो नदियां हैं भारत की, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। मतलब कि भारत के दो मुख्य जो भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होने का कारण तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। मतलब कि भारत में जो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यह दोनों आपस में जो है एक दूसरे से भिन्न है। मतलब एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी नदियां होती हैं। मतलब कि ये हमेशा बहती रहती हैं। जो हिमालय की नदियां होती हैं ये हमेशा बहती रहती हैं। मतलब 12 महीने, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हमेशा बहती रहती। इसमें वर्ष भर पानी रहता है। देखिए ना, यहाँ पे दिया वर्ष भर पानी, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा जल प्राप्त होता है। जो हिमालयी नदियां होती हैं ना, ये जब वर्षा का पानी पिघलता है, सॉरी वर्षा का पानी नहीं, ये जो हिमालय पर्वत पे जो बर्फ होती है वो पिघलता है, तो बर्फ पिघल पिघल के पानी जब बनता है तो जो वो बहती रहती है, मतलब नदियों के जरिए बहती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार जो है ये बराबर, मतलब 12 महीने बहती रहती है, बर्फ पिघलने से जल प्राप्त होता रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला की उत्तरी भाग से निकलती हैं। मतलब कि हिमालय की जो दो मुख्य नदियां हैं, ये चीज याद रखिए। हिमालय की दो मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। इस जो है पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। मतलब कि यह जो है हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती, पर्वत श्रृंखला के, हिमालयी पर्वत श्रृंखला के कहां से निकलती है, तो उत्तरी भाग से निकलती हैं, है ना। अब फिर क्या दिया हुआ है, इन नदियों से, सॉरी इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया हुआ। किसका निर्माण किया हुआ, गार्जों का निर्माण किया। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया हुआ है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के संख्या से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते, मतलब कि हिमालय की जो नदियां हैं, ये हिमालय की नदियां जो हैं अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। किसको तय करती हैं, हिमालय की जो है, हिमालय की जो वो होती है, हिमालय की नदियां उत्पन्न रास्ते समुद्र तक के लंबे रास्ते को ये तय करती हैं। मतलब कई बहुत सारे ऊंच नीच खाल मैदानी क्षेत्र, तो इन सब को जो है पार करते हुए, मतलब कि लंबे रास्ते को तय करते हुए समुद्र तक जाती हैं, ठीक है।
ये देख सकते हैं गार्ज इसी को कहते हैं। यहाँ पे ये और बीच में नदी बह रही है, ठीक है, इसी को गार्ज कहते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमको एक वो दिया हुआ है अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अपवाह प्रतिरूप के बारे में दिया हुआ है। अपवाह प्रतिरूप यहाँ पे देख लेते हैं। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एक अपवाह प्रतिरूप में जो है धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि, ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्थल शैल संरचना पर आधारित होती है ना। जो ये धाराएं होती हैं मतलब ढाल, अधस्थल, शैल संरचना पर, इन सभी पे एक आधारित होती हैं। यह द्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा आरीय अपवाह प्रतिरूप है। मतलब कि यह जो है द्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा आरीय अपवाह प्रतिरूप है। द्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान से भूस्खलन की ढाल के, मतलब कि जो वो उस स्थान पे बनता है, मतलब उस स्थान के फलस्वरूप की ढाल अनुसार बहती है। इस प्रतिरूप की मुख्य धारा तथा इसकी सहायक नदियां, है ना, इसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं के भांति प्रतीत होती हैं। जो इसकी सहायक नदियां होती, जैसे कि ये ऐसे है, मतलब एक ये मुख्य, मान लो कि मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये एक मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक मुख्य नदी हो गई है ना, ये मुख्य नदी हो गई। अब जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वृक्ष की शाखाओं की तरह, है ना। तो वृक्ष की शाखाएं किस तरह से थी, तो ऐसे ऐसे, मतलब कोई नदी आई फिर यहाँ पे ऐसे मिल गई, इधर से भी कोई नदी आई ऐसे मिल गई, यहाँ से फिर कोई नदी आई ऐसे मिल गई, इधर से ये नदी आई ऐसे, फिर ऐसे ऐसे से, मतलब पेड़ की एक शाखाएं ऐसे, तो पेड़ की डालियां भी निकली होती है ना, तो ऐसे में जो है बनी होती हैं, वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती है। जब सहायक नदियां मुख्य नदी के समकोण रूप में मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप होती है। मतलब कि अब देखो जब ज्यादा ऐसे 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 बहुत सारे मिलते जालीनुमा बन जाती हैं एक ना। तो जालीनुमा मतलब प्रतिरूप द्वारा विकसित होती है। यहाँ कठोर और मुलायम चट्टानों को समानांतर पाई जाती है। आयताकार प्रवाह जो है प्रतिरूप प्रबल और सिंधियां जो है शैलीय भू आकृति पर विकसित करती हैं और आरीय प्रतिरूप पर जो है आरीय प्रतिरूप पर विकसित होती हैं। यह केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी धाराओं की दिशाओं को प्रभावित करती हैं। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप एक ही अपवाह द्रोणी के द्वारा द्रोणी में भी पाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है जो है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द्रुमाकृतिक अपवाह, जालीनुमा अपवाह, आयताकार अपवाह और आरीय अपवाह। ये इस प्रकार की कुछ अपवाहें हैं। देखिए यहाँ पे जो है मुख्य धारा ये नदी है बताया ना, और यहाँ पे सहायक नदी है, देखो जैसे जो जालीनुमा बनी हुई हैं। और ये है अपवाह जो है, ये आयताकार अपवाह इसको कहते हैं, और इसको जालीनुमा अपवाह कहते हैं, और इसको आरीय अपवाह कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अपवाह होते हैं। इस चित्र को आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। आई थिंक अच्छे से आप लोगों को दिख भी रहा होगा ये चीज डायग्राम, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं पॉइंट पे। हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है विभिन्न नदियों की अवस्थाएं। मतलब कि जो है यहाँ पे कैसी नदियाँ होती हैं, ये देखिए नदी का स्रोत है, मतलब यहाँ से नदियाँ मतलब ऐसे निकली है, ऐसे घूमती हुई ऊपरी भाग, मध्य भाग, गोखुर, निचला भाग, फिर जो है यहाँ पे आके समुद्र में इस तरह से ऐसे मिल जाती हैं। और समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती हैं। ये याद रखिए, कोई भी नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा जरूर बनाती हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया हुआ है। तो हम लोग कहाँ पीछे छोड़े थे, हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था कि जब स्थान से लंबे समय तय करती हैं और उसके बाद जो है तय करती हैं, और यह मुख्य मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती है। मतलब कि मुख्य मार्ग जो है ये ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन के, मतलब वो बहुत सारे, मतलब कि तोड़ फोड़ करती हैं नदियाँ, मतलब कि जो है, और भारी बालू सिल्ट और संवहन करती हैं। मतलब कि जब तोड़ फोड़ करेंगी तो वो बहा के ही ले जाएंगी, जाहिर सी है।
है ना। तो बहाव कर ले। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़, मतलब कि विसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी, मतलब बाढ़ वाले मैदान में बहुत सारी अन्य निक्षेपणाकृतियों का निर्माण करती ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ जो हैं पूरी तरह से विकसित एक डेल्टाओं का निर्माण भी करती हैं, जो कि हम चित्र 3.3 में देख सकते हैं कि ये डेल्टा है, किस तरह से डेल्टाओं का निर्माण करती हुई दिखाया भी था मैंने डेल्टा कैसे है। तो इस तरह के डेल्टाओं का निर्माण करती है। ये पीला वाला देख रहे हो ऐसे बनी है, ऐसे, इसी को डेल्टा कहते हैं ना, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इसका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है। जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं इसका प्रवाह जो है वर्षा पर निर्भर होता है, ये वर्षा के भरोसे चलती हैं, है ना। तो ये वर्षा के भरोसे रहती हैं। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी सी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। छिछली मतलब कम चौड़ी, मतलब हिमालयी नदियाँ जो ज़्यादा चौड़ी होती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, लाइक मान लो गंगा, तो ये जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, सॉरी प्रायद्वीपीय नहीं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। और गोमती मान लो आप, तो एग्जाम्पल पे मैं गोमती आपको बता दूँ, तो गोमती जो है यह प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है गंगा से निकलने वाली नदियाँ जो है, सॉरी गंगा से नहीं, जो हिमालय से नहीं निकलती उसको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं, ऐसे ही मान सकते हो आप आसान शब्दों में, है ना। तो जो है अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली होती, फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है, मतलब कि कुछ काफी ऊंची भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। जैसे कि पश्चिम तरफ बहने वाली नर्मदा नदी एक है। तो क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? तो अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। प्रायद्वीपीय नदियां भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है वो पश्चिम की तरफ से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी तक बहती हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब आगे है हिमालय की नदियां। तो हिमालय की नदियों के बारे में जो है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे और अच्छे से हिमालय की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही। आज हम लोगों ने जो है इन सब को बारे में पढ़ लिया, नदियाँ किस प्रकार हैं और किस तरह से बहती हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए। कल जो है हम लोग हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ेंगे और इस मैप के बारे में भी मैं आपको कल ही बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।